नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शिक्षणम नजवर्स की नई क्लास में। आप सभी लोगों को पता है सिंथेसिस की सीरीज हमारी क्लास में चल रही है और आज हम संभवतः उसका जो कंपाउंड से सिंपल बनाने का जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, उसको हम समाप्त कर लेंगे और फिर हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं और आप लोगों का जो पढ़ने का अध्ययन का तरीका है उसको भी आगे बढ़ाते हुए, उसको भी थोड़ा सा और इन्हेंस करते हुए आगे बढ़ना है आज हमें। और कुछ एग्ज़ाम्पल जो पिछले क्लास में बचे हुए थे उनको भी लेंगे। और मैंने पिछली क्लास में आपसे कहा था कि हम 13th पार्ट में जब मिलेंगे आपसे तो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे और क्या होता है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बात करते हुए हम अपनी क्लास को जो है वो आगे की ओर ले जाएंगे। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। जो कल के एग्जाम्पल बचे हुए थे, कॉपी और नोटबुक या पेन जो भी आपके पास है सब रेडी कर लीजिए और शुरू करते हैं जो है आज की क्लास को बिना किसी देरी के। देखिए, कल एग्जाम्पल्स चल रहे थे और एग्जाम्पल्स में हमने बात की थी सारे एग्जाम्पल्स की, किस तरीके से हम कंपाउंड सेंटेंस को देख के पहचान के जो है उसको हम फाइनाइट वर्ब और बाकी सारी चीज़ों को देखकर सिंपल सेंटेंस में उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हमें चर्चा करनी थी विशेषता, और उसी के थोड़े से जो एग्जाम्पल हैं वो बचे हुए थे, वो रह गए थे, उसी को हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। देखिएगा ध्यान से, ही स्पोक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले नहीं, वो इधर के इस पार्ट के हैं। ठीक है, तो ही स्पोक टू द जूरी, उसने जूरी किसको कहते हैं? जजों का जो समूह होता है। मैंने सिंटैक्स में ये चीज़ आपको बताई थी। अगर आप सभी बच्चे लगातार शिक्षण मेजवर्स की सारी वीडियोस को, सारी क्लासेस को देख रहे हैं तो मेरे जितने भी आज्ञाकारी शिष्य हैं उन सबको पता होगा कि सर जूरी के बारे में आप बता चुके हैं। जूरी का मतलब होता है, अगर नहीं भी पता है चलिए बता देते हैं कि जूरी का मतलब होता है जज जो होते हैं, जो निर्णायक होते हैं, जजेस होते हैं, उनके समूह को जूरी कहा जाता है, उनके ग्रुप को जूरी कहते हैं। तो ही स्पोक टू द जूरी एंड मेड द स्टेटमेंट, उसने जूरी से कुछ बोला, ठीक है, और अपना स्टेटमेंट, अपना बयान दिया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कंपाउंड है, दो तीन चीज़ें खास बात जो उसको पहचानना है हमें कि सबसे पहले कंपाउंड पहचानने के लिए तो फाइनाइट वर्ब देखिए, स्पोक जो कि टेंस बता रही है। नेक्स्ट ये चीज़ जो है वो किससे जुड़ी हुई है? वो जुड़ी है हमारे एंड से। एंड का मतलब है ये कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक, एक कंजंक्शन लगी हुई है इसके साथ ही स्पोक टू द जूरी एंड ये कंजंक्शन लगी। नेक्स्ट ये जो मेड लिखा हुआ है, मेड ये किसके लिए लिखा हुआ है? ये फाइनाइट वर्ब है। मेड क्या बता रहा है? ये टेंस बता रहा है। तो स्पोक और मेड ने मिलकर टेंस बताया, इसलिए दोनों चीज़ें फाइनाइट वर्ब हो गई। और ये सेंटेंस जुड़ा किससे है? एंड नाम के क्यूमुलेटिव कंजंक्शन से जुड़ा है। आप सभी बच्चे अगर लगातार क्लासेस को ले रहे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा कंजंक्शन है। तो एंड जो है वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है। इसके बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ही स्पोक टू द जूरी, उसने इस जूरी से कुछ बोला, एंड मेड द स्टेटमेंट। ये चीज़ें तो आपको पता होगा कि ये कंपाउंड है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको मैंने बताया था जब एक ही कर्ता के द्वारा दो काम होते हैं तो बार बार कर्ता लगाया नहीं जाता। अब देखिए, ही स्पोक यानी वही बोला और उसी ने अपना स्टेटमेंट दिया या बनाया। तो ही, अब देखिए एंड के बाद भी हम यहाँ पर ही लगा सकते थे, ही मेड द स्टेटमेंट, लेकिन आप सभी लोग विद्वान हैं, आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस दे रखी है, तो जब देख रखी है तो आपको पता होगा कि जब हम एक ही कर्ता के लिए दोनों बातों का यूज़ कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस एक ही कर्ता के लिए यूज़ हो रहा है, तो बार बार हम सब्जेक्ट नहीं लगाते। तो ही स्पोक टू द जूरी, उसने जूरी से बोला, एंड मेड द स्टेटमेंट, और अपना बयान दिया या बयान बनाया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आया हुआ ही स्पोक यहाँ यूज़ हो चुका है। अब इसके बाद जो ही है वो बार बार हम यहाँ नहीं लाते। तो ही स्पोक द जूरी एंड मेड द स्टेटमेंट। क्लियर है? तो यानी ये हमारा पक्का हो गया कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से बना रहे हैं देखिएगा ध्यान से। वह जूरी से बोला और उसने स्टेटमेंट बनाया। देखिए, जब आप बोल रहे हैं दरअसल तभी तो आपका बयान बनाया जा रहा है या बयान आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपना स्टेटमेंट या अपना जो भी कथन कह रहे हैं वो दरअसल बोलने से ही शुरू हुआ है। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो वो कथन जो है वो लगातार जो है जज के साथ जो उनके चीज़ें हैं उनमें वो नोट किया जा रहा है, तो बयान जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्पीकिंग की है आपने, उसके आधार पर आपने स्टेटमेंट बनाया है, बताया है ये सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप बोले हैं आपका स्टेटमेंट बना है, यानी दोनों ही घटनाओं के बीच सारी बातें एक तरफ, आप इतना ध्यान लगाइए, आप बोले और स्टेटमेंट बना। ठीक, तो कहने का मतलब ये कि दोनों ही काम जो हैं वो एक साथ एक समय पर, अर्थात दोनों ही कामों के बीच बिल्कुल समय पश्चता ना के बराबर है। ज़ीरो टाइम गैपिंग जब भी होती है या समय पश्चता जब भी ज़ीरो होती है
तब हम इस हालत में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके साथ अगला स्टेटमेंट जोड़ देते हैं। क्लियर? तो एक बात बताओ, यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं जो फाइनाइट वर्ब होती है, ध्यान से सुनना बहुत आराम से, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो फाइनाइट वर्ब होती है वही तुम्हारी मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब है, टेंस बताने का काम कर रही है, तो जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाओगे तो दरअसल आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब में ही तो आईएनजी लगाते हो। तो तनिक बताओ, पहले वाले सेंटेंस में ही स्पोक टू द जूरी, इसमें स्पोक जो स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक है, इसकी थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, तो कहने का मतलब यही स्पोक जो है वो तो अपनी फर्स्ट फॉर्म लेकर आईएनजी लेगा। तो बस इसी को आपने क्या किया, स्पीकिंग किया। देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यानी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बनके बिल्कुल रेडी हो गया। स्पीकिंग टू द, और सॉरी, स्पीकिंग टू द जूरी, ठीक है, ध्यान से। तो इसका मतलब यह है स्पीकिंग टू द जूरी, जूरी से कहकर या बोलकर। अब देखिए ध्यान से, स्पीकिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। क्या हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या हो गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है। तो स्पीकिंग टू द जूरी यानी स्पीकिंग टू द जूरी, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और लास्ट में हमने क्या किया, कॉमा लगाकर एक फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब मतलब कि हमें पता है कंपाउंड सेंटेंस जब भी बनता है तो फाइनाइट वर्ब कितनी हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं। और जब भी हम उसका सिंपल बनाते हैं तो फाइनाइट वर्ब रह जाती है 1, और उसे फॉर्म कर दिया जाता है किसी भी प्रकार के पार्टिसिपल से या इन्फिनेटिव से, या सबसे अच्छा है जिसको हम लास्ट में कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज से। क्लियर है ना? 3 तरीके बताए थे, या तो पार्टिसिपल, या तो इन्फिनेटिव्स, या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब आप कहेंगे सर जेरेंड नहीं आता। अरे भैया, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, ये 3 तिकड़ी एक तरफ, और एक तीसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, उसके माध्यम से भी हम अपने सिंपल को बनाते हैं। तो देख, स्पीकिंग टू द जूरी और लास्ट वाला स्टेटमेंट जो भी कहा गया है, अब बताइए यहाँ का जो ही आया था वो इसमें यूज़ नहीं हुआ, लेकिन करता तो मैं ज़रूरत पड़ेगी ना, करता तो बताना पड़ेगा कि किसने बयान बनाया है। तो आपने यहाँ वाले सेंटेंस में देखा था कि यहाँ पर ही नहीं लगा था, लेकिन हमें अपने स्टेटमेंट को बताने के लिए, हमें अपने सेंटेंस को बनाने के लिए स्पीकिंग टू द जूरी तो हमने कर दिया, कॉमा के बाद किसने बोला है ये कर्ता भी तो होना चाहिए, इसलिए हमने इस वाले ही को यहाँ पर यूज़ किया, ही मेड द स्टेटमेंट, यानी उसने ये बयान बनाया। क्लियर है? तो जजों को बोलकर उसने ये बयान बनाया, कहने का मतलब बयान दिया या स्टेटमेंट दिया। तो स्पीकिंग टू द जूरी ये हमारा पार्टिसिपल का हो गया, और लास्ट में हमने जो अपना सेंटेंस बनाया है इसको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, केवल हमने लगाया, देखिए एंड को हटा दिया क्योंकि कंजंक्शन लगता है कंपाउंड में, तो कॉमा लगेगा सिंपल में। भाई कल से क्या कर रहे हो, सिंपल टू कंपाउंड चल रहा था, आज कंपाउंड टू सिंपल जा रहे हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो यहाँ पर कॉमा लगाया, सेपरेट सेंटेंस ये हो गया। इस सेपरेट सेंटेंस में कोई फाइनाइट वर्ब है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल या किसी भी प्रकार का पार्टिसिपल फाइनाइट वर्ब नहीं होता, क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर है सबको? ये बात हम आपसे कहना चाहते थे। कॉमा लगाया, सेपरेट सेंटेंस हो गया, उठाया ही, और ही मेड द स्टेटमेंट, उसने वो काम कर दिया। अब ये देखिए फाइनाइट वर्ब एक हो गई, और पहले वाले सेपरेट सेंटेंस में केवल एक ही नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल हो गया। करेक्ट? आगे चलते हैं। तो ही टुक, अगला एग्जांपल देखिए, ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसने कागज का एक टुकड़ा लिया, एंड देखिए कंजंक्शन लगी हुई है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है, तो यहाँ पर हमने इसको कंजंक्शन से दिखा दिया, सी से। आप सभी लोग जानते हैं टुक माने टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है लेना। अब टुक जो है वो फाइनाइट वर्ब है, क्यों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता रहा है, एंड से दूसरा स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, दूसरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है, स्टार्टेड। स्टार्टेड क्या है, फाइनाइट वर्ब है, क्यों, टेंस बता रही है पास्ट इंडेफिनिट। तो एंड स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, उसने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर लिखना शुरू कर दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कंजंक्शन मिल गई, बोलो यस सर, टुक मिल गया, बोलो यस सर, स्टार्टेड मिल गया, बोलो यस सर। अब देखिए 2 फाइनाइट वर्ब प्लस कंजंक्शन, काम हो गया अपना। यही तो कंपाउंड की पहचान है। आपने कंजंक्शन की मदद से सिंपल सेंटेंस को 2 भागों में सेपरेट करके कंजंक्शन की मदद से जोड़ दिया, कंपाउंड हो गया। अब कंजंक्शन हटाना है, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना है, एक में पार्टिसिपल का यूज़ कर लेंगे या इन्फिनेटिव का यूज़ कर लेंगे या तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज़ कर लेंगे, जैसा भी सूटेबल हो, और लास्ट वाले सेंटेंस में हम एक फाइनाइट वर्ब ले लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान, ध्यान से सुनना। तो एंड स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, तो कैसे बनाया हमने सर, पेज लिया जाता है, लिखना शुरू किया जाता है, तो क्या बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप कुछ भी पेज लेकर लिखने लगी, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि इस सेंटेंस में बताया जा रहा हो कि उसने कुछ सोचा फिर लिखा। भाई अगर ये हम कहें कि उसने ऐसे लिखा, ऐसे माने निबंध लिखा, एप्लीकेशन लिखी या कोई आर्टिकल लिखा, आप कह सकते हैं कि हाँ सर
सोचने में टाइम लगा होगा, तो पास्ट पार्टिसिपल भी यूज हो सकता है, परफेक्ट भी यूज हो सकता है। लेकिन केवल सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि उसने कागज लिया और लिखना उसके ऊपर प्रारंभ कर दिया। तो जब कागज लेकर उसने लिखना प्रारंभ कर दिया है, इस स्टेटमेंट में बताया ही नहीं गया कि उसने सोचा या नहीं सोचा, तो निश्चित रूप से एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तुरंत के तुरंत काम हुए हैं, अर्थात दोनों कामों के बीच समय पश्चता ना के बराबर है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वही अपना रटा रटाया डायलॉग क्या होता है भैया, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं, मेन वर्ब अर्थात जो हमारी फाइनाइट वर्ब है उसी को हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। तो थोड़ा सा ढूंढो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब थी टुक, ये किसकी सेकंड फॉर्म होती है, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा सर टेक की होती है। तो टेक में हमने आईएनजी लगा दिया, बन गया टेकिंग। ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल को, लो इसी में हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिखे दे रहे हैं, परेशान नहीं होना, परेशान हो जाओगे हमें बुरा लगेगा, ठीक है। ये प्रेजेंट और पी फॉर पार्टिसिपल, ठीक है। टेकिंग क्या हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, टेकिंग क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, ये पूरा प्रेजेंट पार्टिसिपल चला गया, यानी एक कागज का टुकड़ा लेकर, ठीक है, ऐसे सेंटेंस बन जाता है। आप कहेंगे सर इसकी हिंदी, तो सीधी सी बात है, एक कागज का टुकड़ा लेकर उसने लिखना शुरू कर दिया। अब देखिए अपने आप मुंह से निकला, एक कागज का टुकड़ा लेकर उसने लिखना शुरू कर दिया। अब उसने के लिए ही तो लगाओगे ही, ठीक। अगर सेंटेंस में दिया, देखो ही दिया है, अब एक ही कर्ता ने जब दो काम किए हैं, उसी व्यक्ति ने यानी ही ने ही क्या किया, कागज का टुकड़ा लिया और लिखना शुरू कर दिया। तो कितनी आसान बात है कि आपने इस ही को यहाँ दोबारा यूज नहीं किया, क्योंकि सर हम कसम खा के बैठे हैं कि अगर बाई चांस एक ही सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट के लिए दो काम हो रहे होते हैं तो हम क्या नहीं करते, तो सर हम कंजंक्शन लगाने के बाद बार बार ही का अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते। कल से ही देख रहे हो, कल से क्या, परसों नरसों से देख रहे हो आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे देखो यहाँ पर ही नहीं आएगा ना, अब जब नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। सर यहाँ तो नहीं आया क्योंकि एक बार आ चुका है, लेकिन सच बताओ जब हमने सिंपल बनाया तो एक भी बार ही आया, नहीं आया। कागज का टुकड़ा लेकर, अब आगे बोलो तो उसने लिखना शुरू कर दिया, तो उसने, अब देखिए ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सेपरेट कैसे करोगे, तो सर कंजंक्शन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। एंड अब देखिए कॉमा लगाया तो ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट। अब थोड़ा चेक कर लो, क्या सेपरेशन से पहले वाले वाक्य में कहीं फाइनाइट वर्ब है, नहीं है सर। क्यों, कुछ बच्चे कहेंगे सर टेकिंग तो नहीं है भैया, फिर वही बात, प्रेजेंट पार्टिसिपल या किसी भी प्रकार का पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव या जीरेंड, ये सारी चीज़ें कभी भी क्या नहीं होती, फाइनाइट वर्ब नहीं होती, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। और अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्लियर। अब आगे देखिए, टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर, ये फाइनाइट वर्ब नहीं बता रहा है, तो सिंपल में शर्त क्या है, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। चेक कर लो, ही के बाद स्टार्टेड, देखो एक ही फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, यस सर बिल्कुल है। ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन इट, उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। तो कितने लोगों ने, अब देखिए सिंपल बना लिया गया नहीं, आराम से कंपाउंड भी हो गया और सिंपल भी चेक हो गया। क्लियर है सबको, आराम से नंबर मिल जाएंगे इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वही एक चीज़ जब आपने रूल समझ लिए तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आप सभी विद्वान साथी हैं, ठीक है, सब पहले से जो है अच्छे से पढ़े लिखे होंगे। टॉपिक ग्रामर का अगर आप पढ़ चुके हैं तब भी बहुत अच्छी बात, आपका रिवीजन हो रहा है। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को इतनी सरल भाषा में कोशिश कर रहे हैं हम पढ़ाने की कि आपके हर चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से जो है सेट हो जाए। और फिर वही बात, एक चीज़ की रिक्वेस्ट हम डेली करते हैं कि बाई चांस अगर सारी क्लासेस पहले नहीं देखी हैं तो पहले आराम से इत्मीनान से अपनी टेबल और चेयर लीजिए, आराम से नंबर 1 वीडियो लगाइए सिंथेसिस की, पढ़िए लाइन से लगातार। उसके बाद आप इस 13th पार्ट को देखिए। ये बीच में जो है डिस्क्लेमर इसलिए डाल देते हैं, कुछ लोग जो है बाई चांस कुछ बच्चे होते हैं और वो बाई चांस नहीं वो कर पाते। जैसे बाई चांस उन्होंने क्या किया, पहले ही वीडियो खोली, उसमें कहा अरे सर का पार्ट आ गया, लाओ 13th वाला ही पार्ट देख लें, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है हमारी कि ऐसा मत कीजिएगा, इससे नुकसान आपका है। आप क्या कीजिए, पहले जाइए, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फिर जाके आप 13वें पार्ट तक यानी 13th पार्ट तक आइए। फर्स्ट सेकंड थर्ड देखें नहीं, अचानक 13 देखेंगे तो दिक्कत तो होगी, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आराम से इत्मीनान से बैठिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और ये भी नहीं है कि जल्दबाजी में सारे जो है वीडियो खंगाल डाले सारे, ऐसा नहीं करना। ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत होने वाली है। आराम से बैठो इत्मीनान से और अच्छे से स्टडी एक एक चीज़, और कोशिश किया करो अगर आवाज़ धीमी लगे
तो आराम से आप थोड़ा सा जो स्पीड बढ़ा के भी है अपने आराम से जो है ईयरफोन लगा के, और ज़्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, पहले भी बता चुके हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट हो सकता है आपके कान में, इसलिए। तो अपने ईयर्स का ध्यान रखते हुए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अच्छे से पढ़ो, और ये ज़रूरी है कि अपना ध्यान भी रखो और कोशिश करो कि अच्छे से पढ़ते रहो। परीक्षाएँ भी निकट हैं, सारी चीज़ें मैनेज भी करनी हैं। आप अगर जो है थोड़ा-सा घर पे भी टाइम दे रहे हैं और पढ़ाई को भी टाइम दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी चलेगी ही, क्योंकि थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी रहता है और तब आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहता है, ठीक है? और आराम से अपना पढ़ाई अध्ययन कीजिए, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि हमें इतने बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएँगे, ठीक है? अब बिना किसी देरी के एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। तो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपसे कह दिया था कि आने वाली वीडियो में हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो क्या है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, उसको देखते हैं। देखिए, व्हेन बोथ द क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंसेस, कहने का मतलब है जब दोनों के दोनों क्लॉज का मतलब जानते हो ना, एक इधर वाला सेंटेंस, एक दूसरा इधर वाला सेंटेंस, जब दोनों ये किस में होते हैं, जब ये दोनों क्लॉजेज जो होते हैं वो किस में हो, या तो दोनों ही क्लॉसेस कंपाउंड हो, ठीक है, इस तरीके की अगर कोई कंडीशन बन जाती है तो इसी तरीके से। तो व्हेन बोथ द क्लॉजेज इन अ कंपाउंड सेंटेंसेस, कहने का मतलब है जब आपके दो क्लॉज हैं और वो दोनों क्लॉजेज जो हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में हो। कंपाउंड माने आप समझ गए ना कि एंड से जुड़ा या किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं और दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस अलग अलग हैं तो हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पर देख रहे हो, थोड़ा सा इसको पढ़ाने से पहले यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। इस वाले कंपाउंड सेंटेंस में यहाँ पर भी ही है, ठीक है, ही, और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी दिख नहीं रहा लेकिन ये ही है, ठीक। तो क्या कह रहे थे हम, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन के बारे में देखिएगा ध्यान से। व्हेन बोथ द क्लॉजेज इन कंपाउंड सेंटेंसेस हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जब दोनों ही जो क्लॉज हैं वो किस में होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं दोनों ही क्लॉज, और हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दे रहे थे इस बात पर कि यहाँ पर जो एंड है वहाँ पर क्या देखिए, केवल एक, अब ये ही है यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको दोबारा यूज़ नहीं किया, लेकिन है तो माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। ऐसे यहाँ पर देखिए, ही यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, क्यों कंसीडर किया जाता है ना, लेकिन उसको बार बार नहीं लगाते इसलिए हम यहाँ से ही रिमूव कर देते हैं, ठीक, लेकिन है तो देखिए सेम है, यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी ही है और यहाँ पर भी, लेकिन हम कंसीडर करते हैं कि वो नहीं है वहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहने का मेरा मतलब क्या है, दोनों ही बातें आपसे कहना चाहूँगा कि जब आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तब आप एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। नहीं समझ में आया, देखो ध्यान से, जब सेम सब्जेक्ट है तो जैसा हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है वैसा ही हम काम करते हैं, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है तब हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। और क्या लिखा हो, वी यूज़ द एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन टू चेंज कंपाउंड इनटू सिंपल सेंटेंस। तब हम क्या करते हैं, तब हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, टू चेंज करने के लिए। क्या चेंज करने के लिए, कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए। हमारे एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का जो सिंपल बनाने का तरीका है, उसकी जो रूल की बनाने की जो टेक्निक है वो क्या है। तो याद रखिएगा, पहले हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लॉज का जो है सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पार्टिसिपल लगाते हैं, और उसके बाद फाइनाइट क्लॉज लगाते हैं। ये फाइनाइट क्लॉज क्या होता है, तो फिर से सुन लो, ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब दे रखी है उसी को हम फाइनाइट क्लॉज कहते हैं। फिर से सुन लो, नहीं सुन पाए तो, फाइनाइट क्लॉज किसे कहते हैं, ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब दे रखी है उसको हम फाइनाइट क्लॉज कहते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट क्लॉज, सेकेंडली पार्टिसिपल, थर्ड है फाइनाइट क्लॉज, यानी जिसमें फाइनाइट वर्ब दे रखी है उसको हम कहते हैं फाइनाइट क्लॉज। क्लियर, इसको अब देखना ध्यान से। तो हम थोड़ा सा इसको हम सब्जेक्ट के हिसाब से जो हमारा चल रहा है एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, इस टॉपिक के हिसाब से आपके ये एग्जाम्पल यहाँ पर और एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो उसको हम चलते हैं और देखते हैं क्या है। तो देखो, दोनों ही जो हमारे सेंटेंस है वो किस में होने चाहिए, कंपाउंड में। क्लॉज जो हैं वो हमारे कंपाउंड में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो एंड से जुड़ गया, यानी ये कंजंक्शन मिल गया। क्लियर सबको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, द सन रोज। अब ये जो रोज है ये कितने बच्चे जानते हैं, राइज की सेकेंड फॉर्म है। राइज का मतलब होता है उगना, ठीक है, राइज की सेकेंड फॉर्म होती है रोज, थर्ड फॉर्म होती है राइजन, ठीक है। ये होता है राइज, रोज, राइजन, ठीक है, पता है सबको। तो द सन रोज, सूर्य उगा,
और द स्टार्स डिसअपियर्ड, और जो सितारे थे वो डिसअपियर हो गए, यानी वो गायब हो गए, विलुप्त हो गए। तो कहने का मतलब ये है, रोज ये फाइनाइट वर्ब है, देखिए पहला, ठीक। और यहाँ पर डिसअपियर्ड ये हमारी फाइनाइट वर्ब नंबर 2 है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर डिसअपियर्ड लिखा हुआ है, ये फाइनाइट वर्ब नंबर 2 है। यहाँ पर रोज लिखा हुआ है, फाइनाइट वर्ब नंबर 1 है। बीच में कंजंक्शन लगा है, एक सेंटेंस ये है, यानी फर्स्ट क्लॉज ये है द स्टार्स डिसअपियर्ड, सॉरी सेकंड क्लॉज, और ये हमारा फर्स्ट क्लॉज है, यानी द सन रोज, ये फर्स्ट क्लॉज, ये सेकंड क्लॉज, बीच में कंजंक्शन लगी है। क्या ये कंपाउंड है? सीधी सी बात सर, पहचान हो गई, दो फाइनाइट वर्ब है, बीच में कंजंक्शन है, कंपाउंड पक्का है। क्लियर? इसको कैसे बनाओगे? एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन की सहायता से। पहले सब्जेक्ट का क्लॉज, ठीक है, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद पार्टिसिपल, फिर हम फाइनाइट क्लॉज रख देंगे। देखो ध्यान से, पहला सब्जेक्ट, जो पहला क्लॉज है उसका सब्जेक्ट क्या है, तनी चेक करो। जो पहला क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है द सन, यही तो है, ध्यान से देख लो, वरना ये गलती वहाँ नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पहले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो द सन है ना, तो सन रखा है यहाँ पे। उसके बाद एक सेकेंड, पार्टिसिपल रखोगे ना। अब हमें एक बात बताओ, जैसे ही सूर्य उगता है तुरंत तारे चले जाते हैं? नहीं, सूर्य उगने में धीरे धीरे टाइम लगता है, फिर सूर्य उगा, फिर धीरे धीरे जब उसकी रोशनी फैली तब जाकर स्टार्स विलुप्त हुए। यानी एक कार्य की शुरुआत और दूसरे, पहले कार्य की समाप्ति हुई तब दूसरे काम की शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरीके से जब अलग अलग काम हैं और साथ में टाइम गैप किए बैठे हैं, तो हम क्या कर देंगे, तो हम किसका यूज करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य शुरू हो। ठीक, अब यहाँ पर दोनों जो सेंटेंस है उसमें कहा जा रहा है सूर्य उगा और तारे जो है वो गायब हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसों में जो टाइम गैपिंग है, यहाँ पर टाइम पर ज़्यादा जोर देना, यहाँ जो टाइम गैपिंग है वो ज़्यादा है, और जब टाइम गैपिंग ज़्यादा होती है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल सबसे अच्छा पार्टिसिपल मानते हैं। और एक सेकेंड, चूंकि पहले क्लॉज का सब्जेक्ट हम रख ही चुके हैं सर, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट हम रख चुके हैं, अब हम क्या लगाएंगे, पार्टिसिपल लगाएंगे पार्टिसिपल। और कौन सा पार्टिसिपल लगा रहे हो, परफेक्ट पार्टिसिपल लगा रहे हो। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैविंग लग दिया, वो तो रूल के हिसाब से होता है। और थर्ड फॉर्म रोज की कौन सी होती है, अभी बताई, राइजन। ठीक है, यहाँ पर राइजन लगा दिया। अब हम एक सेंटेंस बना के रेडी कर चुके हैं। सेकंड वाले में क्या करेंगे, बस जो कुछ नहीं करते, सेकंड वाले में तो होता ही नहीं कुछ, क्योंकि तो उसको ऐसे ही सब्जेक्ट रख के रख दिया जाता है। और सेम यही है कि द स्टार्स। अब लेकिन याद रखना, एक चीज़ और बता दें, थोड़ा सा ध्यान दो, सेंटेंस वही है, कंपाउंड वही है, लेकिन एक चीज़ देखो, इस वाले सेंटेंस में द सन सब्जेक्ट है, और इस वाले क्लॉज में, यानी इस क्लॉज में द सन है और इस वाले क्लॉज में द स्टार है, तो अलग अलग हो गए कि नहीं। तो ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, और इस स्थिति में ही आप क्या करते हैं, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं। क्लियर है ना। तो ये एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, दोनों ही सेंटेंस के, सॉरी दोनों ही क्लॉजेस के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। दोनों जब सब्जेक्ट अलग अलग हो गए तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हो गए तब हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। क्या किया हमने, पहले क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वो लगाया, फिर हमने पार्टिसिपल लगाया, पता चला कौन सा पार्टिसिपल फिट बैठ रहा था, तो परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कैसे सोचेंगे सर, ये सेंटेंस का नेचर देख के सोचेंगे, क्या कहा जा रहा है क्या नहीं कहा जा रहा है। कॉमा लगाया, उसके बाद सीधी बात है, कुछ बचा ही नहीं, द स्टार्स डिसअपीयर्ड। अब क्या करते थे, उस वाले ही को इधर पटक देते थे, लेकिन क्यों, क्योंकि सर दोनों ही जो हैं, कहने का मतलब एक ही करता है, दोनों काम करता था, लेकिन यहाँ दो अलग अलग करता है। उगने का काम सूर्य कर रहा है और गायब होने का काम तारे कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग है ना, तो यहाँ पर अलग अलग चीजें हो जाएंगी। तो द स्टार्स डिसअपीयर्ड। अब देखो तनिक चेक कर लो, क्या हमारे पास सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो पता चला, देखिए सर ये सब्जेक्ट हो गया हैविंग राइजन, तो ये हमारी परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्या है, ध्यान से सुनना, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। और जब ये परफेक्ट पार्टिसिपल है तो निश्चित रूप से सर जो भी पार्टिसिपल होते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो यहाँ तो हमें फाइनाइट वर्ब नहीं मिली, तो हमें आगे वाले में देखो मिलेगी क्या, द स्टार्स, और यहाँ पर देखो डिसअपीयर्ड। हाँ सर यहाँ मिली। अब देखो जब यहाँ पे मिली तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया सर, ये हमारा सेंटेंस सिंपल हो गया। इस तरीके से हमने कंपाउंड को सिंपल बना दिया। अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही कह रहे कि नहीं। अब देखो नीचे यहाँ वाले सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द गेस्ट्स यानी जो मेहमान हैं, अराइव्ड मेहमान आए, एंड लता केम डाउन स्टेयर। ठीक है, और लता के उतरने का काम हुआ, कहने मतलब नीचे आने का काम हुआ। अब देखिए ध्यान से, डाउन स्टेयर माने सीढ़ी से जब आप नीचे उतरते हैं तो उसको हम कहते हैं डाउन स्टेयर्स। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, फिर से हम ये रिपीट कर रहे हैं, कॉल कीजिए इसको, द गेस्ट्स अराइव्ड एंड लता केम डाउन स्टेयर। चेक कर लो तनिक ध्यान से, यहाँ पर गेस्ट आ रहे हैं, लता नीचे आ रही है, तो एक सेकेंड, गेस्टों के द्वारा यानी मेहमानों के द्वारा आने का काम,
लता ने डाउन स्टेयर अर्थात नीचे उतरने का काम किया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जब दोनों कर्ता अलग अलग हैं, ठीक है, मेहमान लता नहीं है, लता मेहमान नहीं है, दोनों अलग अलग है ना, तो ऐसे सब्जेक्ट पे, ऐसे सेंटेंस पर हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंस पर हम एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें कौन बात बड़ी रॉकेट साइंस है जो आप सोच रहे हो, घबरा रहे हो। तो देखो दोनों ही सब्जेक्ट अलग हो गए, गेस्ट अलग हो गया, लता अलग हो गई, ठीक। क्या फाइनाइट वर्ब पहचान में आ रही? यस सर। ये देखिए अराइव्ड फाइनाइट वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, टेंस बता रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो केम लगा हुआ है, फाइनाइट वर्ब है, क्या बता रही है? टेंस बता रही है। दोनों फाइनाइट वर्ब अलग अलग। एंड लता डाउनस्टेयर्स, अब देखो लता केम डाउनस्टेयर, यहाँ पर ये फाइनाइट वर्ब अराइव्ड और यहाँ पर केम फाइनाइट वर्ब है। अब दोनों चीज़ें हमें मिल गई। सर कर्ता भी अलग अलग, वेरी गुड सर। देखो गेस्ट और लता ये दोनों अलग अलग, तो सर दिमाग लगाइए, अगर कर्ता अलग अलग है तो क्या होगा सर? एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का यूज़ होगा। और उसके लिए तो हमें पता है सर, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट चाहिए, फिर पार्टिसिपल चाहिए और लास्ट में फाइनाइट क्लॉज चाहिए। पिछले वाले में सेंटेंस में क्या था? ये जो आपने द स्टार्स डिसअपीयर्ड लिखा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा। पूरी वीडियो इसलिए कहते हैं कि आप पूरी क्लास को देखिए, अगले सेंटेंस में भी पिछली वाली बातें जो है कनेक्ट हैं। कैसे? क्योंकि रूल वही चल रहा है। मैंने कहा था लास्ट में फाइनाइट क्लॉज आएगा, कहा था। थोड़ा सा चेक करो, द स्टार्स डिसअपीयर्ड में यही तो क्लॉज है जिसमें फाइनाइट वर्ब है, बस इसी को हम लास्ट में रख देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि बचा क्या, तो हमने वो लिख दिया। लेकिन थोड़ा सा अगर हम ऐसे भी बोलते हैं तब भी वही बात। और लेकिन यहाँ पर जो रूल के अकॉर्डिंग है फाइनाइट क्लॉज, तो ये देखो ऐसा क्लॉज यही तो है जिसमें फाइनाइट वर्ब है, तो जिस क्लॉज में फाइनाइट वर्ब है उसको आपने यहाँ पर लिख दिया और काम हो गया। सही? आप समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ ध्यान रखना था, स्टार्स डिसअपीयर्ड ये क्या है? ये फाइनाइट वर्ब वाला क्लॉज है। और यही चीज़ मैंने आपसे कही, वो क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब हो उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। अब यही चीज़ नीचे उतार लो कतई, कैसे? द गेस्ट अराइव्ड, ये फाइनाइट वर्ब नंबर 1, एंड लता ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, सॉरी सब्जेक्ट है, और केम जो है वो फाइनाइट वर्ब नंबर 2 है। क्लियर? अब नीचे देखना कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट उठाइए, रूल देख रहे हो आप, फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट उठाइए। तो पता चला सर फर्स्ट क्लॉज हमारा द गेस्ट्स अराइव्ड तक है, यहाँ तक, क्योंकि ये तो एंड कंजंक्शन लगा है। अरे भैया ये कंजंक्शन है कि नहीं है? है। तो यहाँ तो ये कंजंक्शन लगा है, लेकिन यहाँ तक ध्यान देंगे, यहाँ पर द गेस्ट अराइव्ड तक, ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट तो द गेस्ट ही है, तो हमने यही गेस्ट नीचे रख लिया। अब एक बात बताओ, ये देखो सब्जेक्ट आ गया ना पहले क्लॉज का, अब हमें चाहिए पार्टिसिपल। रूल के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ना, रूल देख लो अच्छे से। ये पार्टिसिपल चाहिए। अब ये पार्टिसिपल जब चाहिए तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा पार्टिसिपल लगेगा, प्रेजेंट, पास्ट या परफेक्ट। तो देखिए मेहमान आए और अचानक वो उतर आई, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब मेहमान आएंगे थोड़ा वक्त लेंगे, ठीक है, मेहमान के आने का काम हुआ, फिर लता आई, तो थोड़ा सा जब है टाइम टेकिंग है। और सबसे बड़ी बात, वक्त ले ना ले, एक कार्य की समाप्ति और दूसरे काम का शुरू होना, अगर ऐसा सेंस बन रहा है निश्चित रूप से वो क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और परफेक्ट पार्टिसिपल में मैं क्या चाहिए, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, रटा रटा है वही डायलॉग है ना। तो क्या कह रहा है, द गेस्ट्स हैविंग, हैविंग हैविंग अपनी तरफ से लगाया, और अराइव्ड क्या है, थर्ड फॉर्म, हैविंग अराइव्ड थर्ड फॉर्म लग गई, पहला क्लॉज कंप्लीट। और देखो ध्यान से, यानी पार्टिसिपल तक बात हमारी हो गई। कॉमा लगाकर क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। गुरुजी सीधी सी बात है, कंपाउंड में क्या करते थे, एंड लगाया, तब जाके सेपरेट वाक्यों को कंबाइंड करते थे। और यहाँ क्या करना है, कंबाइंड है उनको तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा दिया, क्योंकि कंजंक्शन तो लग नहीं सकता, वो तो कंपाउंड की देन है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमा लगाया, सेपरेट हो गया वाक्य, पहले वाले में काम हो गया। दूसरे वाले में क्या किया, लता वाला जो क्लॉज है, ये नीचे देखो लता वाला जो क्लॉज है, लता केम डाउन स्टेयर्स। अब लास्ट में क्या लगना है, थोड़ा सा ध्यान दो, कहीं इधर उधर मत देखना, इधर देखो, फाइनाइट क्लॉज है ये, फाइनाइट क्लॉज है ना। फाइनाइट क्लॉज में क्या होगा सर, जो क्लॉज फाइनाइट वर्ब लिए होगा बस उसी को उतार देंगे, काम हो गया। कॉमा लगाओ, अब पता चला लता केम डाउन स्टेयर्स। आपने कहा सर सेकंड वाला क्लॉज हो, इसमें केम वाले में फाइनाइट वर्ब लगी हुई है, बस धूम धड़ाके से नीचे उतार दो, लता केम डाउन स्टेयर्स, और हमारा सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब एक सेकेंड, एक चीज़ और कहोगे, सर इसमें भी तो फाइनाइट वर्ब थी अराइव्ड वाले में, उसमें काहे नहीं लिया। अरे मेरे भैया सुनना ध्यान से, ऊपर वाले में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसको जब पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो एक वर्ब चाहिए होगी कि नहीं। अब इसी को तुम उठा के जो है उसमें क्या कहते हैं फाइनाइट क्लॉज में यूज़ कर दोगे तो ये तो गड़बड़ा जाएगा मामला, है ना भैया, बहुत गड़बड़ हो गई। तो द गेस्ट अराइव्ड वाले में क्या करना है,
गेस्ट अराइव्ड वाला, द गेस्ट हैविंग अराइव्ड, इसमें आपने यूज़ कर लिया है इस वाले अराइव्ड में, यानी इस वाली फाइनाइट वर्ब में आपने यूज़ किया पार्टिसिपल को। और नीचे वाले में जब आपको फाइनाइट वर्ब मिल गई तो ये हमारा फाइनाइट क्लॉज हो गया, इसको हमने कॉमा लगा कर आगे लिख दिया और हमारा कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इधर चलो थोड़ा सा ध्यान देना। इट वाज, यहाँ पर अब देखना वहाँ तक काम हो गया। अब ये वाला सेंटेंस ऊपर देखो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिया था, जगह नहीं बची थी। इट वाज अ रेनी डे, ठीक है। रेनी डे मतलब बरसात का मौसम, बरसात का मौसम था, बरसात का दिन था। सो इसलिए वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, तो हमने घर के अंदर रहने का, इंडोर्स यानी अंदर रहने का या अंदर ठहरने का क्या किया, निर्णय लिया, ठीक, डिसाइडेड किया। अब ये कंपाउंड है, भाई साहब तो कह रहे कंपाउंड है, हम चेक कर लें कंपाउंड है कि नहीं। देखो ये वाज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, सभी लोग जानते हो, दिख रहा है कि नहीं, वाज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, ठीक। और यहाँ पर देखो सो जो है वो कंजंक्शन है, बस उंगली पे ध्यान देते रहे ना, बाकी तो तुम्हें पता है। सो है कंजंक्शन और वी डिसाइडेड, डिसाइडेड में ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्लियर ये भी। अब इट वाज अ रेनी डे, वाज हो गई फाइनाइट वर्ब, यहाँ बन गया कंजंक्शन, यहाँ डिसाइडेड से पता चल गया फाइनाइट वर्ब है। ये टू स्टे क्या है, मुस्कुराहट आई होगी मतलब दिल में, है ना। अब चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में खुशी आ गई है तो तुमको पता हो गया होगा सर ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है और ये इन्फिनेटिव है। अब पूछ लें कौन सा इन्फिनेटिव है तो पता चलोगे, बता दोगे टू प्लस टू वाला है, यानी टू इन्फिनेटिव है। और अगर केवल स्टे होता तो क्या होता, तो बेयर इन्फिनेटिव होता, है ना। अब ये उन्हीं की चेहरे मुस्कुराहट आ रही है जिनको मतलब पुरानी क्लास जो देखे पड़े हैं, सही कह रहे हैं कि नहीं। और हमें पता है कि ऐसा हो भी रहा होगा, चेहरा खिल रहा होगा। तो टू स्टे ये क्या है, ये हमारी इन्फिनेटिव है। कौन सा इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। और आगे इंडोर्स लिखा हुआ है, हाँ सर पक्का हो गया, पक्का जांच कर लिया अच्छे से। हाँ इट वाज अ रेनी डे, अब ये वाज क्या है, फाइनाइट वर्ब है। सो लगाया कंजंक्शन में, वी डिसाइडेड, डिसाइड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। टू स्टे इंडोर्स कंपाउंड, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब हाँ ये चेक कर लो, ये जो सब्जेक्ट है इट ये अलग, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वी वो अलग। थोड़ा सा ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान दो, इट यहाँ से अलग है, ये रेनी डे के लिए इट आया है, उसको सब्जेक्ट आपने बनाया है। और यहाँ पर वी ये सब्जेक्ट अलग है। अभी बताया जब सब्जेक्ट डिफरेंट हो, हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तब क्या करना है, तो भैया आंख मूंद के एक काम करना है, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन का। और एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या चाहिए सर, पहले वाले क्लॉज का सब्जेक्ट चाहिए। थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे जो ये जो पहला वाला क्लॉज है कहाँ तक है तो नहीं बताना सर, इट से लेकर डे तक, क्योंकि ये तो कंजंक्शन लगी है, इट से लेकर डे तक ये पहला क्लॉज हुआ। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इस क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है, इट है ना, रखो आंसर में आ गया, क्लियर। अब चाहिए पार्टिसिपल, दिमाग लगाओ, किसका दिन था, बरसात का, बरसात का दिन था यानी बरसात हो रही होगी, और हमने निश्चय कर लिया कि हम घर ही पर रहेंगे। अब चूंकि आप सभी लोग जानते हैं जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, बरसात हो रही है, तुरंत निर्णय लेंगे, अरे बरसात होने लगी चलो अंदर रहो। निर्णय लेने टाइम लगा कि नहीं, पहले ऊपर आसमान में देख लिया कि भैया बरसात हो रही है, अब क्या सोच रहे हैं, हाँ अब निर्णय लेना चाहिए क्या करने का, अब बाहर न जाना। बहुत टाइम नहीं लगाते हो, बरसात हुई तुरंत निर्णय ले लिया कि हाँ बाहर नहीं जाना है। तो जब तुरंत काम हुआ है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो आप सभी लोगों को पता है, एक चीज़ मैंने बताई थी शुरुआत की क्लास में, अगर आपको कभी इज, एम, आर, वाज और वर मिलता है, ठीक है, पांचवी उंगली उठी नहीं, इज, एम, आर, वाज और वर, ये पांच चीज़ें उठती हैं या मिलती हैं, तो कभी भी आपको ज़्यादा सोचने की दिमाग नहीं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ हो रहा है और इज, एम, आर, वाज, वर मिल रहा है, क्या करेंगे, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप क्या करेंगे, इसको बी की वर्ब हैं ये, और बी की वर्ब हैं तो आप सभी लोग सर वाजीन कर सकते हैं, इजीन कर सकते हैं, भैया बी की वर्ब है, सीधी सी बात है, वाज मिला खटाक से, फर्स्ट फॉर्म पकड़ो बी, ठीक है, और बी में आईएनजी लगा दो, बीइंग हो गया। तो चूंकि हमें पता था कि पार्टिसिपल अब कौन सा यूज़ करना है, देखिए फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट तो मिल ही चुका था तो हमने इट लगा दिया। अब पता चला पार्टिसिपल चुनने की बारी आई, तो पार्टिसिपल चुनने के लिए क्या करना है, सोचना ना, तुरंत निर्णय लगेगा ना, बाहर बरसात हो रही है, बरसात का दिन है, बरसात हो रही है, तो हम निर्णय लेने में देरी थोड़ी करेंगे कि बैठ के उसको निहारेंगे कि हाँ बरसात हो रही है, 4-5 घंटे बाद फैसला लिया कि हाँ बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक भीग के आ गए, ऐसा नहीं करना है ना, तुरंत तुरंत लेते ना निर्णय, बस यही चीज़ है। तो यहाँ पर जो बीइंग यूज़ हो रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इट बीइंग, ठीक है, रेनी डे, और आपने जो सेंटेंस में क्लॉज में बताया हुआ था वो लिख दिया। अब सेपरेशन के लिए क्या करना है,
सो तो लगा नहीं सकते, क्यों, सो तो कंजंक्शन है, तो हमने क्या लगाया, कॉमा। सेपरेशन के लिए, अब भाई सिंपल बना रहे हो, सेपरेशन के लिए कॉमा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बस। अब फिर हमें लास्ट में क्या करना है, अब पीछे वाले सेंटेंस को मत देखा करो, नीचे देखो, फाइनाइट क्लॉज करना है। पता चला फाइनाइट वर्ब, ध्यान सुनना, एक फाइनाइट वर्ब तो हमने यूज़ कर ली, किसमें सर, एक फाइनाइट वर्ब को हमने यूज़ कर लिया है किसमें, पार्टिसिपल में, तो एक ही फाइनाइट वर्ब बची, कौन सी बची, ये वाली। अब देखिए पूरा पूरा जो क्लॉज है, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, ये देखो सो के बाद यहाँ पर सो दिखाई दे रहा है, थोड़ा गड़बड़ा गया, देखो ध्यान से। अब यहाँ वी से लेकर इंडोर्स तक ये दूसरा क्लॉज है, और दूसरे वाले क्लॉज में यहाँ पर ये जो डिसाइडेड लिखा हुआ है, डिसाइडेड क्या है, ये डिसाइडेड दूसरी फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। तो बस ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब हो उसे हम फाइनाइट क्लॉज कहते हैं। तो बस लास्ट वाले में उतार दो, कॉमा लिखा, कॉमा लगाया सेपरेशन के लिए, और बस ये फाइनाइट क्लॉज हो गया। क्यों, क्योंकि सर इसमें फाइनाइट वर्ब है, वी डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। अब बताइए कितने लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन था, बता देना हाथ प्रेजेंट सर करके कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, कमेंट के माध्यम से, तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम आप तक वो चीज़ें जो हम हृदय से आप तक पहुँचाना चाहते थे वो आप तक पहुँच गई हैं। ठीक, ये सारी बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखी होंगी, आशा यही है, और बाकी अगर कोई समस्या रह गई तो आप पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम चल रहे हैं अपने छोटे छोटे 2 टॉपिक्स पर, जिसको आज की क्लास में समाप्त करना ही है, उसको कहते हैं बाय यूजिंग। अब देखिए एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन तक बात होनी थी, वो पिछली क्लास की अभी तक बात हो गई, वो भी हमने समाप्त कर दिया। अब हम चल रहे हैं किस पर, अपने नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव, और इसके बाद चलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज पर, ठीक है। फिर कहीं जाकर इस क्लास को हम विराम देंगे, ठीक। नेक्स्ट रूल पे आ चुके हैं, जिसका नाम है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स। अब देखिए इन्फिनेटिव्स सभी को पता है, बार बार एक ही चीज़ को जो है रूल में लाना पड़ता है। आप सभी लोग बस बोर मत होना, क्यों बोर इसलिए नहीं होगे, क्योंकि आप सबको पता है नई चीज़ें पढ़ रहे हैं, और सिंथेसिस का जो टॉपिक है, अगर हम उसमें कुछ चीज़ें छोड़ देंगे तब भी आप लोगों के साथ न्याय नहीं होगा कि सर ने जो है रूल बताए थे और सर ने फिर उसको चीज़ को पढ़ाया नहीं। ऐसा नहीं है, जब चीज़ें बार बार लगातार आ रही हैं रूल वाइज, तो हम उनको देखते रहेंगे तो चीज़ें हमारी और भी स्पष्ट होती चली जाएंगी, इसमें हमें बोर होने की आवश्यकता नहीं है। तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं, टू इन्फिनेटिव है, और केवल फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की जो है वो बेयर इन्फिनेटिव होती है। तो हम इन्फिनेटिव की सहायता से भी कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल बना सकते हैं। कैसे, तो एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, ही स्टूड अप, वहाँ खड़ा हुआ, एंड स्पोक बाय हार्ट, उसने दिल से कुछ बोला, ठीक है, यानी जो भी बोला उसने वो दिल से बोला, बाय हार्ट, ठीक है, ध्यान रखना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। ही स्टूड अप एंड स्पोक बाय हार्ट, वह खड़ा हुआ और उसने हृदय से कुछ बोला। अब क्या बोला, देखिए ये जो स्टूड है ये क्या है बच्चों, सर ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। यहाँ पर स्पोक ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, अब बीच में लगा हुआ ये एंड, ये कंजंक्शन है, क्लियर, बताओ हाँ या ना। तो निश्चित रूप से अब देखिए यहाँ पर जो ही आया है वो एंड के बाद क्यों नहीं आया, आई वजह, यही चीज़, जो चीज़ अभी पहले रिपीट हुई थी वे बता रहे हैं कि ही जो है वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सर दोनों ही बातें एक ही व्यक्ति के लिए कही गई हैं। वही खड़ा हुआ और उसी ने कुछ दिल से कहा, तो ही स्टूड अप एंड ही स्पोक बाय हार्ट, वह दिल से कुछ बोला। तो ही स्टूड अप, खड़ा हुआ, और ही, अब यहाँ पर ही हो सकता है लेकिन हम इसको बार बार यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा नियम कहता है जब एक ही कर्ता के लिए बातें होती हैं तो उसको बार बार लगाया नहीं जाता। तो आपको तो पता है कि ही यहाँ पर आएगा, तो ये जो आया है ही स्टूड अप, अब ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये हो गया कंजंक्शन, और ये हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, निश्चित रूप से हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। अब इसको हमें इन्फिनेटिव की सहायता से बनाना है। अब एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन को थोड़ी देर के लिए आप जो है अपने मस्तिष्क के एक कोने में रख दीजिए, अब भूलना नहीं है। कोने में रख देना का मतलब ये समझ कि अरे लीजिए सर कोने में रख दिया, भूल गए, ये नहीं करना है, ठीक है। कोने में रखने मतलब कि एक बार आप जो है उसको थोड़ा सा किनारे हटाकर इसको समझिए, क्योंकि इन्फिनेटिव की सहायता से भी आप कंपाउंड को सिंपल बना सकते हैं। तो ही स्टूड अप, वहाँ खड़ा हुआ, टू स्पीक बाय हार्ट, अब देखिए टू से आपने क्या जोड़ दिया, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, क्या करने के लिए, बोलने के लिए, हृदय से बोलने के लिए वहाँ खड़ा हुआ। पहले क्या बोल रहे थे, वहाँ खड़ा हुआ और हृदय से उसने कुछ बोला या हृदय से वह बोला, तो ही स्टूड अप, वहाँ खड़ा हुआ, क्या करने के लिए, के लिए। आप सभी को पता है टू इन्फिनेटिव का मतलब क्या था, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म या इन्फिनेटिव ना, नी, ने, के लिए, बताया था। इन्फिनेटिव वाली क्लास जिसने अच्छे से देखी उसको पता है। तो जो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म है, पहली चीज़ सर ये आई हो गया, आई माने इन्फिनेटिव हो गया, और कौन सा इन्फिनेटिव है, तो 2 इन्फिनेटिव है। अच्छा एक चीज़ और, सभी बच्चों को पता है जो सिंटैक्स सिंथेसिस सब बढ़िया अच्छे से क्लास देखे बैठे हैं, उनको पता है कि सर 2 के बाद हमेशा
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। टू के बाद नहीं पता था तो लिख लो कहीं पर, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो टू इन्फिनेटिव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, और बाय हार्ट वो तो पता ही था। तो ही स्टूड अप टू स्पीक बाय हार्ट, कितना आसान है, बन गया। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो ही स्टूड अप एंड स्पोक बाय हार्ट, इससे बढ़िया कि हमने क्या बनाया, ही स्टूड अप एंड टू स्पीक बाय हार्ट। क्लियर है? ये टू स्पीक क्या हो गया, इन्फिनेटिव की सहायता से आपने अपने सेंटेंस को फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट वाला, ठीक है, सिंपल बन गया हमारा, यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है, अवश्य कठिन परिश्रम करो, एंड फिनिश द टास्क इन टाइम, और इस कार्य को समय में, समय के अंदर पूरा करो। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ लगा हुआ एंड ये कंजंक्शन है, यहाँ पर जो मस्ट मॉडल है और साथ ही उसके साथ जो फॉर्म आ रही है, ये बताती है कि हम कौन से टेंस के अंतर्गत हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब हुई। फिनिश, अब देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, बता रहा है कौन सा टेंस है, इसलिए फाइनाइट वर्ब हुई। द टास्क इन टाइम, वो तो हमारा ऑब्जेक्ट है ही। अब हम क्या करेंगे सर, पहली फाइनाइट वर्ब, दूसरी फाइनाइट वर्ब, बीच में कंजंक्शन, पता चल गया ना, इतना ही काफ़ी होता है। और ये जो यू है, थोड़ा सा बता सकते हो? हाँ, समझ में आ गया। देखो कैसे, ये जो यू है, यही यू यहाँ पर भी लगा हुआ है, एंड यू फिनिश द टास्क इन टाइम। लेकिन बार बार जब भैया एक ही आदमी से कहा जा रहा है कठिन परिश्रम करो, अवश्य करो, और इस कार्य को जो है समय में के अंदर समाप्त करो, ठीक। अब जब एक ही आदमी से कह रहे हो, यू से ही कह रहे हो, तो बार बार हम उसको उपयोग नहीं करते, उस सब्जेक्ट को बार बार नहीं लगाते हैं। तो यू मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। अब जैसे हमें पता चला कि हमें अगले सेंटेंस को इन्फिनेटिव की सहायता से जोड़ना है, तो कुछ नहीं करना, टू लगाइए और अगली वाली जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाकर अपना सेंटेंस बना दीजिए, बस काम हो गया। पहले वाले सेंटेंस को एज इट इज, ठीक है, जैसा था, यू मस्ट वर्क हार्ड, और टू लगाकर हमें क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कार्य हो गया टू फिनिश द टास्क इन टाइम, काम हो गया, सिंपल बन गया, कंपाउंड तो था ही, ठीक। लास्ट वाला देख लीजिए, सर्च हिज बैग, सर्च हिज बैग, उसका बैग सर्च कीजिए, सर्च मतलब खोजिए, ढूंढिए। तो ये जो सर्च है ये फाइनाइट वर्ब है, क्लियर। एंड ये कंजंक्शन मिल गया, क्लियर। अब जब कंजंक्शन हो गया और आगे देखो यू विल फाइंड, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बता रही हैं, फाइनाइट वर्ब है हमारी, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। सर्च हिज बैग एंड यू विल फाइंड योर वॉलेट, उसका बैग खोजिए और आपको आपकी जो वॉलेट है वो मिल जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बस इतना ही भैया, सबूत दो ही तीन काफ़ी हैं, फाइनाइट वर्ब, क्लियर, और बीच में लगा हुआ कंजंक्शन, ठीक। तो ये लास्ट में क्या हो गया हमारा, कंपाउंड सेंटेंस। वो तो भाई साहब बोलेंगे ही, तुम चेक कर लो। आगे देखो ध्यान से, कैसे बनाओगे, सीधी सी बात है सर, एज इट इज़ पहला वाला सेंटेंस, सर्च हिज बैग ऐसे रखा, ठीक, ये हो गई। अब क्या करना है, टू, अब जैसे कुछ नहीं करना, फाइनाइट वर्ब से बना रहे हो ना, बेयर, देखिए इन्फिनेटिव में बेयर इन्फिनेटिव का यूज ही नहीं होता है, हमेशा हम क्या करते हैं, टू इन्फिनेटिव का यूज करते हैं मोस्टली, ठीक, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और टू फाइंड, कुछ नहीं करना, टू लगाकर अगले सेंटेंस से मेन वर्ब उठा लीजिए। मेन वर्ब हमारी फाइंड है कि नहीं है, जल्दी बताओ। मेन वर्ब जो है हमारी फाइंड है, तो टू फाइंड फर्स्ट फॉर्म है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंड फर्स्ट फॉर्म, फाउंड सेकंड फॉर्म भी है, और फाउंड ही थर्ड फॉर्म भी है, ठीक। तो टू फाइंड योर वॉलेट, अपनी वॉलेट ढूंढने के लिए आप उसका जो बैग है वो खोजिए या सर्च कीजिए। अब थोड़ा सा देखो, बना तो सारे लिए, सिंपल भी बन गया, क्लियर। थोड़ा चेक कर लो कैसे, देखो सभी लोग जानते हैं जो टू स्पीक है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्यों नॉन फाइनाइट है भैया, सभी लोग जानते हैं इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ठीक है, और जेरेंड, ये सब नॉन फाइनाइट होती हैं। तो एक बात बताओ, सिंपल का जो हमारा उद्घोष था, जो हमारा स्लोगन था कि सिंपल में हमेशा और हमेशा एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, चेक करो क्या एक ही है। तो देखो चेक करो, यहाँ पर स्टूड जो थी वही हमारी फाइनाइट वर्ब पहले भी थी और अभी भी फाइनाइट वर्ब वही है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं टू इन्फिनेटिव क्या होता है, नॉन फाइनाइट। तो चेक कर लो कहीं आपका सेंटेंस जो है वो गड़बड़िया तो नहीं गया है, ठीक है। अरे मजाक कर रहे यार, हमें पता है गड़बड़ तो नहीं हो गया है, ठीक, सॉरी। अब देखिएगा ध्यान से, किसी को बुरा लगाओ तो हृदय से क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो नीचे वाले चेक करो, टू फिनिश, ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, क्लियर है, ये तो नॉन फाइनाइट हो गई। अब तनिक थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर ये जो मस्ट वर्क हार्ड लगाओ मॉडल, ये भी फाइनाइट वर्ब पहले थी और अभी भी पहले ही है, ठीक, यही फाइनाइट वर्ब रही, इसमें ये तो नॉन फाइनाइट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नीचे वाले में देख लो, चेक कर लो, टू फाइंड, ये भी नॉन फाइनाइट है। अरे भैया क्यों नॉन फाइनाइट है भैया, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल हमेशा नॉन फाइनाइट होते हैं। तो फिर सर्च ही तो बची, सर्च ही तो मेन वर्ब है। अब देखो ध्यान से, ये क्या हो गई सर, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब बताओ तुम्हारे सेंटेंस में दो दो मिलकर जब फाइनाइट वर्ब आ रही थी तो कंपाउंड थी, एक एक बन गई तो वो क्या हो गई, जल्दी बताना, वो सब क्या हो गई, एक फाइनाइट वर्ब के साथ उसने ये बता दिया
कि हम भैया किसी और घर से नहीं आए हैं, हम सिंपल सेंटेंस के घर से आए हैं, ठीक। यानी हमारा बना हुआ सेंटेंस कैसा है, सिंपल है। तो कितने लोगों को बात समझ में आई है कि हमने इन्फिनेटिव की सहायता से भी अपने कंपाउंड को सिंपल बनाना सीख लिया है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है क्या, जल्दी बताओ क्या क्या नाम है इसका। इसका नाम है प्रीपोजिशनल फ्रेज। शुरू करें, चलिए। आ चुके हैं अपने लास्ट एंड नेक्स्ट रूल पर, जिसका नाम है बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये कंपाउंड से सिंपल बनाने का लास्ट तरीका है, लास्ट क्या तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने अपने सेगमेंट में शामिल किया है या बोर्ड ने अपने टॉपिक्स में रखे हैं, तो उस तरीके से हम अंतिम कह सकते हैं इसे। तो बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी प्रीपोजिशंस के कुछ ऐसे फ्रेज हैं, यानी जैसे हम कहें इन स्पाइट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इस तरीके से, या बाई चांस आपने बिसाइड्स लगा दिया, या बाई चांस आपने किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी 2-3 शब्दों को मिला के बनाया है, विद और आउट को मिला के आपने विदाउट बना लिया, ठीक है, इन एडिशन टू लगा लिया। इस तरीके से बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिनका इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो बहुत सारे प्रीपोजिशन जो छोटे छोटे शब्द हैं, इनको मिला के आपने एक फ्रेज तैयार किया जिसका बिल्कुल मतलब पलट जाता है, और इसी चीज़ को कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। कहने का मतलब है प्रीपोजिशन के छोटे छोटे समूह या छोटे छोटे वाक्यांश जो बिल्कुल ही अगर उनके अर्थ में उनका प्रयोग किया जाए तो वो बिल्कुल अलग प्रयोग होते हैं, और जैसे इनका फ्रेज में हम उपयोग कर लेते हैं तो उनका मतलब कुछ और हो जाता है। इस तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अपनी बात को समझने के लिए, कहने के लिए, या उसको कंपाउंड से सिंपल बनाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। और ये हमारा अपने बोर्ड के टॉपिक का लास्ट कंपाउंड से सिंपल बनाने का तरीका है। इसको हम अच्छे से बहुत संभल के देखेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमसे छूट ना पाए, कुछ गड़बड़ ना हो पाए, ठीक है। इसको हमें देखना है, बहुत अच्छे से देखिएगा। तो बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज, समझ गए होंगे आप लोग कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जैसे इन स्पाइट ऑफ, इन एडिशन टू, ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज, बिकॉज ऑफ, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक हमने फ्रेज तैयार कर दिया। इसका मतलब, जैसे हमें बिकॉज का मतलब, छोटी सी बात अगर समझाना चाहें तो बिकॉज का मतलब क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, ठीक है, या किसी वजह से, या की वजह से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बस इन्हीं चीज़ों को कहते हैं हम प्रीपोजिशनल फ्रेज। बिकॉज शब्द का मतलब अलग है, लेकिन बिकॉज ऑफ का मतलब अलग है, ठीक है। ये सारी बातें हमें बतानी है आपको। तो यही सारी चीज़ें जब हम प्रयोग करते हैं अपने सेंटेंस में, तब हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें किस तरीके से हैबिट वाइज आ रही हैं। और जब हम कंपाउंड भी चेक कर लेंगे, सिंपल हमारा बनाना आसान हो जाएगा। तो अभी हमने देखा तरीके, सबसे पहला कौन सा तरीका देखा हमने, शुरुआत में सबसे पहले अगर शुरुआत की तो सबसे पहले पार्टिसिपल देखा, उसके बाद हम इन्फिनेटिव देख रहे हैं, और अब हम थर्ड टॉपिक पे आ चुके हैं, इसका नाम है बाय यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज पर। अभी क्या है प्रीपोजिशनल फ्रेज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम एग्जांपल बाई आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, एग्जांपल दे रहे हैं, द टीम वाज स्ट्रॉन्ग नेवरदलेस आवर प्लेयर्स प्लेड वेल। जो टीम थी वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत टीम थी, ठीक है, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी अच्छा खेला। अब देखिए ध्यान से, नेवरदलेस ये जो लिखा हुआ है, नेवरदलेस से एक तरीके का नेगेटिव साउंड करता है, ठीक है, और आवर प्लेयर्स प्लेड वेल। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि इसको हम किस तरीके से प्रयोग करें, पहले हम पहचाने कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है। तो सबसे पहले तो भाई साहब ने ऊपर लिखा कि हम कंपाउंड है, और यहाँ वाले भाई साहब ने कहा इसको हमने किस में बना दिया, सिंपल में बना दिया। पहले अब चेक कर लो, देखो वॉज जो है वो फाइनाइट वर्ब है, चेक्ड, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर जो नेवरदलेस आया है ये प्रकार की क्या है, कंजंक्शन है, क्लियर। यहाँ पर जो प्लेड आया है ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है, अरे हाँ या ना। अब देखो दो फाइनाइट वर्ब प्लस कंजंक्शन, और दोनों सेंटेंस सेपरेट हैं, क्या कहेंगे इसको, कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस अब ये बन गए। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, और यहाँ पर कैसे हम इसको बना रहे हैं। तो जब नेवरदलेस है, इसको हम किस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, एक शब्द है नॉट विद स्टैंडिंग, इसका सारी चीज़ें ये जब हम मीनिंग वाइज आपको बता रहे हैं तो समझ में आया था। तो नेवरदलेस को हमने किसी तरह चेंज कर दिया है प्रीपोजिशनल फ्रेज नॉट विद स्टैंडिंग में। नॉट विद स्टैंडिंग द टीम्स स्ट्रेंथ, ठीक है, टीम्स स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि टीम जो स्ट्रांग है यानी उसकी ताकत को हमने बता दिया द टीम्स स्ट्रेंथ, कॉमा से सेपरेट किया किसको, प्रीपोजिशनल फ्रेज वाले वाक्य को, इसको अलग कर दिया, ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग यूज कर लिया, क्यों, प्रीपोजिशनल जो भी प्रीपोजिशन है तो बहुत सारे, नॉट विद स्टैंडिंग है, इन एडिशन टू है, बिकॉज ऑफ है, जो भी फिट बैठेगा हम उसको अकॉर्डिंग इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। अब कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। अब हमारा सेकंड वाला जो फाइनाइट वर्ब लिए, फाइनाइट क्लॉज है, उसको हम रिपीट करते हैं, आवर प्लेयर्स प्लेड वेल, आवर प्लेयर्स प्लेड वेल। बस कंजंक्शन के आगे जो आपने लिखा हुआ है फाइनाइट क्लॉज, वही सारी चीजें जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले किसमें कर रहे थे, एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे थे,
कि लास्ट वाला जो फाइनाइट क्लॉज था उसको हम यूज़ कर रहे थे, तो लास्ट वाला फाइनाइट क्लॉज आपने एज इट इज़ उतार दिया और पहले वाले क्लॉज में आपने क्या यूज़ कर लिया, प्रीपोजिशनल फ्रेज नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ कर लिया। तो ये क्या हो गया, ये पीपी हो गया। पीपी माने प्रीपोजिशनल फ्रेज, और इसके साथ हमने टीम की स्ट्रेंथ बता दी, यानी उसकी ताकत बता दी, और साथ में हमने हमारा जो फाइनाइट क्लॉज है, फाइनाइट क्लॉज क्या है फिर से रिपीट कर दें, ऐसा क्लॉज जिसमें फाइनाइट वर्ब हो। तो आपको देखो ये फाइनाइट वर्ब मिली कि नहीं मिली, बस इसके साथ हमने यूज़ कर दिया और हमारा सेंटेंस सिंपल बन के तैयार हो गया। ठीक, ये भी एक तरीका है। एग्जाम्पल देख लो और सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दे वर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ताकतवर थे, येट फिर भी दे वर डिफीटेड, वे हार गए। अब देखो ध्यान से, ये जो वर है ये फाइनाइट वर्ब को बता रहा है, यस सर। ये जो वर है ये भी फाइनाइट वर्ब को बता रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वर के साथ आया हुआ। नेक्स्ट, अब ये जो कंपाउंड है चेक कर लो क्या येट कंजंक्शन है, यस सर ये कंजंक्शन है। थोड़ा सा याद करो, ये एडवर्सिटिव कंजंक्शन है, विरोधाभास, याद आया, वो स्ट्रांग थे फिर भी वो हार गए। जब हम कहते हैं कि विपरीत दो बातें, वो गरीब है लेकिन वो खुश है, विरोधाभास, याद आया। पिछली क्लासेस अगर याद नहीं तो इसलिए कह रहे हैं पिछली क्लासेस आराम से देख लो अच्छे से, फिर आओ वरना समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा, एडवर्सिटिव कंजंक्शन है, ध्यान सुनना। एडवर्सिटिव कंजंक्शन क्या होता था कि सर विरोधाभास था, ऐसी चीज़ है लेकिन फिर भी ऐसा हो गया, तो लेकिन, फिर भी, बट, येट, इन सब का स्टिल, ठीक है, हाउ एवर, नेवरदलेस, नंदलेस, इन सब का प्रयोग करते थे। तो बस फिर भी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दे वर वेरी स्ट्रांग, ये वर जो है वो फाइनाइट वर्ब है, यहाँ पर वर्ब भी फाइनाइट वर्ब है, और ये जो बीच में कंजंक्शन लगा हुआ येट, इससे पता चल गया कि हमारा सेंटेंस क्या है, कंपाउंड है। अब जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो अब येट का मतलब निकल रहा है फिर भी से, लेकिन ये तो कंपाउंड है। अब हमारे पास ऐसी कौन सी कंजंक्शन है जिसकी वजह से ये पूरी बात जो है वो क्या है, मतलब वो स्ट्रांग थे लेकिन वो हार गए। तो ऐसे तो कह सकते हो, स्ट्रांग यानी ताकतवर होने के बावजूद वे हार गए। अब देखिए, के बावजूद के लिए एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, इसका नाम होता है इन स्पाइट ऑफ। ठीक, इन स्पाइट ऑफ, ये के बावजूद है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, बीइंग क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है सर, जब भी हम अपना सिंपल फॉर्म कर रहे हैं तो इज, एम, आर, वाज, वर आने पर हम उसको बीइंग में चेंज कर देते हैं, क्लियर ना। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रांग, यानी बहुत ताकतवर होने के बावजूद क्या हुए, वे हार गए, दे वर डिफीटेड। चेक कर लो सर, ये तो पीपी है, पीपी माने प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन स्पाइट ऑफ। बीइंग क्या है सर, बीइंग एक तरीके के जीरेंड का काम कर रही है। ठीक, अब ध्यान सुनना, जब ये जेरेंड हो गया तो ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, तो पहले वाले जहां पर हमने कॉमा से इसको सेपरेट किया है वहां तो हमें कोई भी फाइनाइट वर्ब तो मिल नहीं रही। अब हम लास्ट वाले में देखो क्या करेंगे कि दे वर डिफीटेड। अब ये जो वर लिखा हुआ है ये क्या है, ये तो फाइनाइट वर्ब है। अब देखो, सिंपल वाले का रूल तो यही था कि हमें एक ही फाइनाइट वर्ब मिलेगी। देखो, ऊपर वाले में प्लेड मिली तो ये सिंपल हो गया, और यहाँ वाले पे वर्ब मिली तो ये सिंपल हो गया। अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देखो ध्यान से। द वेदर वाज गुड, जो मौसम था वो अच्छा था, येट फिर भी ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले, वो बाहर खेलने नहीं गया। अब यहाँ ध्यान देना, येट ये तो कंजंक्शन हो गया, बोलो हाँ ये सर। डिड नॉट, इससे पता चल गया कि हमारी टेंस कौन सा है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। वॉज से पता चल गया टेंस कौन सा है, तो फाइनाइट वर्ब हो गई। ठीक, तो द वेदर वाज गुड, येट फिर भी, देखिए फाइनाइट वर्ब दो हो गई और बीच में येट कंजंक्शन हो गया, निश्चित रूप से ये क्या हो गया, कंपाउंड। अच्छा एक चीज़ और बता दें, एक चीज़ और मिल रही है, हाँ हम जानते हैं, तुमने पकड़ लिया होगा। यहाँ पे देखो टू प्ले यानी इन्फिनिटिव है ना, टू इन्फिनिटिव है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू इन्फिनिटिव है, यानी ये कह सकते हैं कि हमें अपने सेंटेंस में कुछ चीज़ें मिली हैं जो कंपाउंड को बता रही हैं। इसका सिंपल बनाना है, मौसम अच्छा था फिर भी वो लोग बाहर खेलने नहीं गए, वह बाहर खेलने नहीं गया। ठीक, मतलब ही है ना, इसलिए तो ऐसे तो कह सकते हैं मौसम अच्छा होने के बावजूद वह बाहर खेलने नहीं गया। तो आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे, थोड़ा सा दिखा दें, कितना आसान है, फिर भी तुम लोग घबरा जाते हो। पहली वाली चीज़ में आपने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा के अपने हिसाब से बनाया, और देखो जब सेपरेट करने की बारी आई तो आपने यहाँ से कंजंक्शन के बाद का दे से लेकर डिफीटेड उठा लिया और रख दिया। यही चीज़ तो फाइनाइट क्लॉज है। फाइनाइट क्लॉज क्या है, फिर से रिपीट कर लो क्लास को अगर ना पता हो तो। फाइनाइट क्लॉज वो है जो फाइनाइट वर्ब लिए हो। देखो फाइनाइट वर्ब इसने ले रखा है, बस इसी को हमें उतार देना, कोई बात नहीं। पीछे ऊपर वाले में देखो आवर, अब देखो नेवरदलेस के बाद आवर प्लेयर्स प्लेड वेल, यही चीज़ आपने उठा के यहाँ रख दी, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले सेंटेंस में बस हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज यानी पीपी का यूज़ कर लिया। अब नीचे आओ, देखो इन स्पाइट ऑफ अ गुड वेदर। ठीक, कहने का मतलब है अच्छा मौसम होने के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ अ गुड वेदर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गुड वेदर। नेक्स्ट क्या किया, यहाँ पर सेपरेट कर लिया, इसको कॉमा लगाया, इसको किनारे कर दिया, कहने का मतलब ये सेपरेशन हो गया। यहाँ पर जो इन स्पाइट ऑफ है सभी बच्चे जानते हैं ये क्या है सर, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
इसके बाद आपने क्या किया, बस जहाँ पर फाइनाइट क्लॉज है, फाइनाइट क्लॉज है सर येट के बाद, कंजंक्शन के तुरंत बाद, ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले, उठा के आपने इस तरीके से रख दिया, ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले, हमारा सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट वाले उदाहरण पे चलते हैं, एग्जाम्पल पर देखिएगा ध्यान से। द पायलट वॉज नेग्लिजेंट, जो पायलट था यानी विमान चालक था, हवाई जहाज वाला पायलट, ठीक है। तो ये तो सभी को पता होगा जनरली कि जो विमान के चालक हैं उनको पायलट कहते हैं, शिप के चालक को क्या कहा जाता है, कैप्टन कहते हैं, और जो हम व्हीकल चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके ड्राइवर को, उसके इसके चालक को क्या कहते हैं, ड्राइवर कहते हैं। तो द पायलट वॉज नेग्लिजेंट, ठीक है, नेग्लिजेंट माने जो हर चीज़ को नकारता हो, तो पायलट जो था वो नेग्लिजेंट था, हर चीज़ को नकारता था, मतलब उपेक्षा करना कहने का मतलब, ठीक है, हर चीज़ को नकार दिया, टाल दिया, वो सारी उसका नेचर ऐसा था। तो सो द क्रू, क्रू क्या होता है, जैसे पायलट्स हैं, ठीक है, उनके साथ 3-4 लोग और सदस्य बैठे होते हैं, ठीक है, फ्लाइट कैप्टन बैठे होते हैं, फर्स्ट ऑफिसर बैठे होते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आप जानते होंगे, ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो होती है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वो बताई जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफिसर हो गए, कैप्टन हो गए, इनके साथ जो फ्लाइट इंजीनियर बैठता है वो अलग हो गया, और अंदर जो आप जानते हैं विमान के अंदर जो परिचारिकाएँ होती हैं, कहने का मतलब जिनको हम एयर हॉस्टेस कहते हैं, वो सारा वही सब मिला के इनको क्रू कहा जाता है। जो पूरा टीम होती है विमान की, जो देख रेख और सारी चीज़ें संचालन वगैरह करती है, उसको हम क्रू कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सो द क्रू लॉस्ट देयर लाइव्स, यानी जो पायलट था वो नेग्लिजेंट था, हर चीज़ की उपेक्षा करता था, मतलब कोई सिग्नल वगैरह मिला और उसने ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, इसलिए क्रू ने, यानी क्रू जो था पूरा सदस्य माने पायलट, जो पूरा विमान चालक की टीम थी, उसने अपनी लाइव्स माने लाइफ का प्लूरल है ये, यानी अपनी जिंदगियां गवा दी, लॉस्ट यानी खो दी। तो कहने का मतलब है पायलट कैसा था, नेग्लिजेंट था, सो इसलिए द क्रू यानी जो क्रू सदस्य थे सारे, उन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी। अब थोड़ा सा चेक कर लो, सर यहाँ पर वॉज फाइनाइट वर्ब है, बार बार लिखेंगे नहीं, अब तो आपको पता होगा, हैबिट में आ गया होगा, वॉज फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। सो क्या हो गया, सो हो गया कंजंक्शन, और यहाँ पर जो लॉस्ट आया है ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई। तो चेक हो गया कि हाँ सर ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस हम ऐसे तो कह सकते हैं, द क्रू लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, यानी क्रू ने अपनी जिंदगी खो दी, किसके कारण, बिकॉज ऑफ द पायलट्स नेग्लिजेंस, यानी पायलट की लापरवाही, नेग्लिजेंस यानी हर काम को टाल देने की जो आदत है, लापरवाही, पायलट की लापरवाही के कारण, यानी के कारण, बिकॉज ऑफ क्या किया, क्रू ने अपनी जिंदगियां खो दी। अब थोड़ा सा चेक कर लो, ये जो बिकॉज ऑफ आया है, क्या ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, यस सर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले आपको, बिकॉज का मतलब क्योंकि, और बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, ठीक है। तो द क्रू लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ द पायलट्स नेग्लिजेंस, तो क्या हुआ, जो क्रू था उसने अपनी जिंदगियां खो दी, बिकॉज ऑफ के कारण, किसके कारण, द पायलट्स नेग्लिजेंस, यानी विमान चालक की लापरवाही के कारण उन लोगों ने, अर्थात उस क्रू के सदस्यों ने अपनी जिंदगियां खो दी। अब चेक कर लो, ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, क्या आपके सिंपल में एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, हाँ सर एक ही आई है, देखिए लॉस्ट, अब बाकी आप कहीं भी ढूंढेंगे नहीं मिलेगी। देखिए एक फाइनाइट वर्ब लॉस्ट हो गई ना, उंगली की तरफ देखो, थोड़ा घना लिखा हुआ इसलिए थोड़ा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ लॉस्ट, ठीक है, ये क्या है, हमारी फाइनाइट वर्ब है, नोट कर लो तुरंत वहीं पे। द क्रू लॉस्ट, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, देयर लाइव्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, पीपी लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना पीपी यहाँ पे लिखा हुआ, बिकॉज ऑफ यानी प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, द पायलट्स नेग्लिजेंस, अब ये पायलट्स नेग्लिजेंस यानी पायलट की लापरवाही की, क्योंकि अपोस्ट्रोफिस लगा हुआ है, आपको पता ना अपोस्ट्रोफ का मतलब क्या होता है, अपोस्ट्रोफिस मतलब ऑफ का काम करता है, काकी के, तो पायलट की लापरवाही के कारण क्रू ने जो है वो अपनी जानें खो दी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लॉस्ट हो गया, फाइनाइट वर्ब एक है, इसका मतलब नेक्स्ट हमारा जो चेक हो गया बिल्कुल कि सिंपल सेंटेंस हमारा बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल देखिएगा, ही मस्ट बी अ मेडिकल स्टूडेंट, उसका मेडिकल का स्टूडेंट होना आवश्यक है, ये देखिए बी माने होता है होना, ठीक है, ही मस्ट बी अ मेडिकल स्टूडेंट, उसका मेडिकल का स्टूडेंट होना आवश्यक है, और एल्स अन्यथा, ये जो शब्द निकलता है अन्यथा से निकलता है, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, यानी उसका मेडिकल स्टूडेंट होना जरूरी है इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो हमने इसको कैसे बनाया है, देखो ध्यान से, अगर हम ये कहें कि मेडिकल स्टूडेंट हुए बिना वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये गलत तो नहीं होगा, और हमारा सिंपल भी बन के तैयार हो जाएगा। पहले चेक कर लो कंपाउंड वाला, वही जो अपनी पुरानी परंपरा है, चेक करो तो नहीं, मस्ट फाइनाइट वर्ब, ठीक, और एल्स कंजंक्शन है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और ही कैन नॉट, ये कैन जो है मॉडल है प्लस फर्स्ट फॉर्म आई हुई, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। तो देखो दो फाइनाइट वर्ब लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, दो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, दो फाइनाइट वर्ब हो गई, प्लस यहाँ पर कंजंक्शन हो गया,
निश्चित रूप से हमारा ये सेंटेंस कौन सा हो गया, निश्चित रूप से हमारा सेंटेंस कैसा हो गया भैया, निश्चित रूप से सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो गया। और जैसे ही हमारा सेंटेंस कंपाउंड हुआ, थोड़ा ध्यान देंगे, जैसे ही हमारा सेंटेंस कंपाउंड हुआ, अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा सेंटेंस कंपाउंड हो गया, तो अब हम इसको सिंपल बनाएंगे। कैसे सिंपल बनाएंगे, देखो ध्यान से। ही कैन नॉट, अब देखो, ही कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, वो इस नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखिए ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब है, देखो यही मिल गई, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, यही मिल गई फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ही कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। विदाउट बीइंग, विदाउट ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, फिर से कह रहा हूँ, विद और आउट मिला के क्या बना दिया इन्होंने, प्रीपोजिशनल फ्रेज बना दिया, ठीक है। के बिना, कहने का क्या मतलब, हुए बिना, यानी बीइंग, विदाउट बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, यानी एक मेडिकल का छात्र हुए बिना वो क्या नहीं कर सकता, वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। क्लियर है, ये चीज आपको सिंपल में पता चल गई, यानी हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आ गया, इसकी मदद से ही हमने सिंपल सेंटेंस बना गया, और यहाँ पर फाइनाइट वर्ब भी आ गई और एक ही है। चेक, तो सबसे बड़ी पहचान कि फाइनाइट वर्ब यदि एक है तो सिंपल है, ठीक, और अगर नहीं तो हमारे पास ये जो सिंपल है ये सेंटेंस हमारा बन जाता है। अब लास्ट एग्जाम्पल बने हुए हैं, सिंपल हमने बना लिया, अब लास्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ध्यान से। ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, एंड ही एक्टेड अकॉर्डिंगली, और उसने उसके अनुसार ही कार्य किया। देखो ध्यान से, एडवाइज्ड ये हमारी क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक, ध्यान रखना यहाँ पे, एडवाइज्ड क्या है, फाइनाइट वर्ब है, एंड ये कंजंक्शन है, इसके बाद एक्टेड ये भी हमारी फाइनाइट वर्ब है। अब देखो दो फाइनाइट वर्ब प्लस कंजंक्शन क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्लियर, कैसे सिंपल इसको चेंज करेंगे, देखो ही एक्टेड अकॉर्डिंगली टू, अब देखिए अकॉर्डिंग टू ये क्या है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, के अनुसार, ठीक है। अब चीजें ध्यान रखना, ये जैसे एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ के परिणाम स्वरूप, फिर परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट, इस तरीके से ये दोनों बातें ध्यान रखना। और एक चीज मैंने बताई थी, कौन सा कंपाउंड में होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स में होता है, सारी बातें आपको पता है ना, ये सारी अब क्लासेस देख रहे हो तो उसका फायदा मिल रहा है। अब यहाँ जो अकॉर्डिंग टू है ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब चेक कर लो क्या एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, तो हाँ एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, कौन सी फाइनाइट वर्ब है, एक्टेड, तो ही एक्टेड अकॉर्डिंगली टू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और हिज एडवाइस, ठीक, ये हमारा बचा हुआ सेंटेंस जो था हिज एडवाइस, क्यों, क्योंकि हमने उसकी सलाह को माना और उसने वैसा ही एक्ट किया, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज की सहायता से हमने अपने सेंटेंस को फ्रेम कर दिया। तो इस तरीके से आशा करता हूँ आपको सिंपल सेंटेंस समझ में आया होगा, यानी कंपाउंड भी बना लिया और सिंपल भी बना लिया। तो कितने लोगों को बात भैया समझ में आई है। आज अंततः हमारी बहुत लंबी क्लास हो गई, हमें पता है आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप बहुत थक गए सारी चीज़ें, लेकिन यकीन मानिए अब जितना जितना जैसे क्लासेस बड़ी हो रही हैं, ये सब बस क्षमता की परीक्षा है। और दूसरी चीज़ है, क्षमता की परीक्षा तो वही, प्लस इंग्लिश की परीक्षा है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ग्रामर की भी परीक्षा है ना, तो बाकी सारी बातों को ध्यान में रखना है हमें। तो ये सारी बातें जिसको हमने लेकर किया वो कंपाउंड, देखिए पहले हम लोग कंपाउंड से सिंपल से कंपाउंड चले, और फिर हमने कंपाउंड टू सिंपल बनाना भी सीख लिया, यानी हमने दोनों का कन्वर्जन भी देख लिया। तो बहुत लंबी क्लासेस थी, समाप्त हो गया आपका ये जो चल रहा था, और कल से अब तैयार हो जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। अब कल से भैया चलेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स भी एक बहुत लंबा टॉपिक है, चलना है लगभग, और थोड़ा सा धैर्य अपने अंदर बनाए रखिएगा, क्योंकि सिंथेसिस का बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसी के हमें कन्वर्जन देखने हैं, ठीक है। सिंपल हो गया, कंपाउंड भी आज फाइनली समाप्त हुआ। इसके बाद जो आपके बोर्ड परीक्षा में दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो भी खूब अच्छी खासी मात्रा में आता है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में भी आता है और बोर्ड परीक्षाओं में भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत थक गए होगे, क्षमा करना, बहुत टाइम ले लिया, लेकिन आपको पढ़ाना भी ज़रूरी था। अगर सारी चीज़ें छोड़ देते तो कहीं ना कहीं आप अगर कल को पढ़ते भी अपनी बुक से या कहीं भी, तो आप उससे कंफ्यूज हो सकते थे। तो ये आपके साथ न्याय नहीं होता, और कम से कम हमें तो अच्छा नहीं लगता कि हमने आधी अधूरी चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से दिया जाए, आपको डिलीवर किया जाए, और अच्छी चीज़ें भी आपके पास पहुँचाई जाएँ। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आज आपको ना सिर्फ पिछली क्लास के बचे हुए एग्जाम्पल्स, बल्कि दूसरा जो इन्फिनेटिव वाला पार्ट था और लास्ट वाला जो प्रीपोजिशनल फ्रेज वाला पार्ट था, इसको भी पूरी तरीके से समझाने की हमने कोशिश की है। अब ये तरीके आपको अच्छे लगे, पसंद आए, तो आप अच्छा सा पॉजिटिव अपना रिव्यू दे सकते हैं अच्छे से, और जितने भी आपके साथी हैं उन तक ये क्लास शेयर कर दीजिए, उनका भी जो है भला हो सकता है, ताकि वो सारी चीज़ें जो उनको समझ नहीं आ रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से एग्जाम्पल के माध्यम से आप मेरी टीचिंग की वजह से उन्हें समझ में आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आसान टॉपिक हैं, बहुत सारे टीचर्स जो हैं कोशिश करते हैं आपको अच्छे से पढ़ाने की, तो निश्चित रूप से आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप उन सबका सपोर्ट करें, ठीक है। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी परीक्षाओं में आपके बहुत अच्छे नंबर आएँ, आपका जो पढ़ने का अध्ययन है वो सफल हो, इन सब शुभकामनाओं के साथ आज अब मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि समय हो रहा है, और ताकि मैं आपसे कल फिर से एक नई वीडियो में और हमारे
मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके साथ हम फिर से आपसे मिल सके। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा की तरफ से।